मेक्सिको का मिचोकान राज्य एक कार्टेल के शासन में दम तोड़ रहा था। यहां तथाकथित नाइट्स टेम्पलर कार्टेल का राज था। लोगों को काम करने की अनुमति नहीं थी। उनका खाना और आखिरी पैसा तक छीन लिया जाता था। जो विरोध करने की कोशिश करते, वे बिना किसी निशान के गायब हो जाते। और अगर उनके शव बाद में मिलते, तो वो भी दूसरों के लिए चेतावनी बनकर। यह एक लगातार डर में जीने वाली जिंदगी थी। अधिकारी चुप थे, लाचार और विश्वासघात से थके हुए। उस क्षेत्र के लोग पूरी तरह से टूट चुके थे। अंततः 24 फरवरी 2013 को आम किसानों ने, जो न तो सैनिक थे और न ही पुलिस, दर्जनों कार्टेल सदस्यों को गिरफ्तार कर अटॉर्नी जनरल कार्यालय को सौंप दिया। लेकिन जल्द ही सभी अपराधियों को छोड़ दिया गया और तभी लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें खुद ही लड़ना होगा। यहीं से पहली आत्मरक्षा समूहों की शुरुआत हुई। इनके बारे में खबरें तेजी से फैल गईं। हथियार भी मिल गए। जो भी कार्टेल से लड़ने को तैयार था, उसे हथियार सौंप दिए गए। यह कोई अपराध नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक बेबस प्रतिक्रिया थी। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे अपराध से तंग आए स्थानीय लोगों ने खुद ही मोर्चा संभाला। किसानों, दुकानदारों, डॉक्टरों और टैक्सी चालकों के नेतृत्व में उन्होंने असंभव को कर दिखाया। उन्होंने मेक्सिको के सबसे क्रूर कार्टेल में से एक को चुनौती दी। लेकिन उससे पहले विनम्र सा रिमाइंडर उन लोगों के लिए जो वीडियो के नीचे कुछ करने में झिझकते हैं, झिझकिए मत। शुरुआत करते हैं यह कहकर कि मेक्सिको में कार्टेल युद्ध 2006 में शुरू हुआ था, और जब ये नागरिक लड़ाके सामने आए, तब तक यह युद्ध 60,000 से ज्यादा जाने ले चुका था। ये मिलिशिया इस संघर्ष में तीसरी ताकत बन गए, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। मिचोकान केवल घुट नहीं रहा था, वह कुचला जा रहा था। नाइट्स टेम्पलर सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। गाड़ियां जलाई जाती थीं, लकड़ी के यार्ड, फल पैकिंग शेड, यहां तक कि फल ले जा रहे ट्रक भी, मजदूर मारे जाते, आम लोग भी। एक हिंसा में डूबे देश में मिचोकान सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। पुलिस को बार बार सामूहिक कब्रें मिलती, जैसे टिंगुएंडिन में एक बार लगभग 20 शव पाए गए, और कुछ घंटे पहले ही झाकन गांव में 4 और पीड़ित मिले। उनके शव चर्च के दरवाजे के पास प्लास्टिक की बोरियों में पड़े थे। उनके पास एक धमकी भरा नोट भी था। यह सब डर और वसूली की एक सुनियोजित प्रणाली का हिस्सा था। एवोकाडो और नींबू उगाने वाले किसानों को हर 2 पाउंड उपज पर टैक्स देना पड़ता था। मक्का उगाने वालों को अपनी फसल कम दाम पर बेचनी पड़ती, और फिर कार्टेल उसे 2 गुने दाम पर बेचता। और अगर कोई अपराधियों का कर्जदार होता, तो उसे सब कुछ खोना पड़ता। 2014 की शुरुआत तक नाइट्स टेम्पलर कार्टेल सिर्फ एक आपराधिक गिरोह नहीं रह गया था, यह सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। और सिनालोआ कार्टेल जैसे और भी शक्तिशाली समूह से गठजोड़ की वजह से टेम्पलर उन तटीय मार्गों को कंट्रोल करने लगे जो अवैध पदार्थों की तस्करी के लिए इस्तेमाल होते थे। दिलचस्प बात यह है कि अपनी सारी क्रूरता के बावजूद कार्टेल खुद को नाइट्स टेम्पलर मानते थे। और नहीं, ऐसा नहीं था कि उन्होंने असैसिन्स क्रीड खेल लिया था। उन्होंने खुद को धार्मिक योद्धा जैसा दिखाने के लिए पूरी छवि गढ़ी थी। टेम्पलर खुद को मध्यकालीन क्रूसेडरों का उत्तराधिकारी मानते थे। आचार संहिता लिखते थे, अनुष्ठान करते थे और कवच पहनते थे। उनके नेता नाजारियो मोरेनो, जिसे सबसे पागल कहा जाता था, को संत मानते थे। उन्होंने मिचोकान की पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया था। नाइट्स टेम्पलर सिर्फ नशे का व्यापार नहीं करते थे, वे व्यापारों से वसूली करते, लोगों को अगवा करते और खनन व जंगलों की कटाई में शामिल थे। उनका प्रभाव हर जगह था, ग्रामीण बाजारों से लेकर राज्य स्तर की संदिग्ध डील्स तक। जब मदद की कोई उम्मीद नहीं बची, तो लोगों ने अंततः हथियार उठा लिए। तैयारियों कोलोराडो नामक शहर की एक धूल भरी पहाड़ी की ढलान पर सशस्त्र पुरुष दिखाई दिए। वे सामान्य कपड़ों में थे, सिर पर टोपी या सोम्ब्रेरो, लेकिन उनके पास राइफलें, शॉटगन और माचेते थे। वे लोगों को घरों से बाहर बुलाते, याद दिलाते कि शहरवासियों ने बहुत अपहरण, वसूली और धमकियां झेली हैं। अब लड़ने का समय है, कोई भी शामिल हो सकता है। शुरुआत में भीड़ शांत थी। लोग सशस्त्र पुरुषों को देखते रहे। फिर अचानक एक व्यक्ति आगे बढ़ा, उसके बाद दूसरा, फिर 9 और। अब भीड़ जयकार कर रही थी। ऐसे ही एक दस्ते की शुरुआत हुई, ऐसे कई दस्ते बने, और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। इन ऑटो डिफेंसेस या आत्मरक्षा समूहों की शुरुआत 2011 में मिचोकान राज्य के स्वदेशी गांवों में हुई थी। समय के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई। यह आंदोलन मिचोकान और पड़ोसी राज्य ग्युरेरो में फैल गया।
फिर 7 और राज्यों में, शहरों, कस्बों और खेतों तक। आत्मरक्षा समूहों के अनुसार उनके पास कम से कम 20,000 सशस्त्र लोग थे और वे सब कार्रवाई को तैयार थे। कल तक खेतों में काम कर रहे ये किसान अब सड़कों पर रेत की बोरियां जमा कर रहे थे, अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। हर गोलीबारी बिंदु पर एक सतर्क चौकीदार तैनात था, जो कैक्टस भरे पथरीले मैदानों में कार्टेल स्नाइपर्स की निगरानी करता और फायर करता। लेकिन लोग सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं कर रहे थे। जब वे शहरों, गांवों और खेतों में दाखिल हुए, तो उन्होंने कार्टेल के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, उनके प्रतीकों को नष्ट किया और समुदायों को मुक्त घोषित कर दिया। इस दौरान उन्होंने टेम्पलर नेताओं के घरों पर भी कब्जा कर लिया, जिन्हें महल कहना ज्यादा सही होगा। शानदार स्विमिंग पूल, बार, महंगे फर्नीचर, ये सब स्थानीय लोगों की जिंदगी से बिल्कुल अलग थे। कुछ आत्मरक्षा इकाइयों में 200 से अधिक सशस्त्र नागरिक थे। वे हाईवे और ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर गश्त लगाते थे, जहां पुलिस शायद ही कभी दिखती थी। कथित रूप से उन्होंने अपराधियों को मारते नहीं थे, बल्कि उन्हें भगा देते थे या फिर संदिग्ध अपराधियों को अस्थायी जेलों में ले जाते थे। ज्यादातर लोगों को राज्य अभियोजकों को सौंप दिया जाता था, लेकिन कुछ आत्मरक्षा अदालतों में चले गए या मुठभेड़ों में मारे गए। शुरुआत में इससे पुलिस और सेना के साथ थोड़ा तनाव हुआ, लेकिन मिलिशिया को पूरा भरोसा था कि उन्होंने आम लोगों के लिए जिंदगी को सुरक्षित बनाया है। कई अपराधी शहर छोड़कर कभी वापस नहीं आए, यहां तक कि सुरक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मिचोकान में हिंसा को रोकने में इन आत्मरक्षा बलों ने मदद की। वैसे, भले ही ये आत्मरक्षा समूह आम लोगों से बने थे, फिर भी उनकी एक स्पष्ट संरचना थी। लगभग 10 लोगों की सेल्स होती थीं, जिनका नेतृत्व एक कोऑर्डिनेटर करता था। ये कोऑर्डिनेटर आगे स्थानीय या क्षेत्रीय कमांडरों को रिपोर्ट करते थे। करीब 30 कमांडर एक गवर्निंग काउंसिल में बैठते थे, जो मिचोकान में बड़े फैसले और रणनीतियों की जिम्मेदारी लेती थी। उन्हें शॉर्टवेव रेडियो गबाचा पर बातचीत करते हुए भी देखा गया, एक रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर। और चूंकि यह दुश्मन समूहों के सिग्नल भी पकड़ सकता था, इसलिए इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए भी किया जाता था। जहां तक हथियारों का सवाल है, शुरुआत में मिलिशिया के पास छोटे हथियार थे, 92 कैलिबर कार्बाइन और राइफलें। लेकिन बाद में अधिकारियों ने भारी हथियार जब्त करने शुरू किए, जैसे M4S, AKMS, MP5S, G3s और M60s। मिलिशिया पुरुषों को नॉन 50 कैलिबर बैरेट स्नाइपर राइफलों के साथ भी देखा गया। इन सब का फंडिंग कहां से आया? स्थानीय लोगों और व्यापारियों से, जिन्होंने कार्टेल को टैक्स देने की बजाय इन आत्मरक्षा बलों को चंदा दिया। कुछ हथियार अमेरिका से खरीदे गए और मैक्सिको में तस्करी करके लाए गए। कुछ टेम्पलरों से छीने गए। जहां तक ट्रेनिंग की बात है, वह और भी आसान थी। कई किसान शिकार क्लबों में फायरिंग सीख चुके थे। इसके अलावा आत्मरक्षा बलों में कई पूर्व मैक्सिकन सैनिक भी थे, जिन्होंने दूसरों को ट्रेनिंग दी। और भले ही यह मिलिशिया कानून तोड़ रही थी, उनका तर्क था कि सरकार की सुरक्षा विफल होने पर उन्हें मजबूरी में हथियार उठाने पड़े। लेकिन अपराधी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे सीमावर्ती कस्बों पर हमला करते, ट्रकों और कारों में आग लगाते, भागने की कोशिश करते और जंगलों व खेतों में काम करने वालों पर वार करते थे। आत्मरक्षा समूह भी पलटवार कर रहे थे। जब तिएर्रा कैलिएंते के आत्मरक्षा सैनिक पहली बार उठे, तो वे नाइट्स टेम्पलर के भारी हथियारों के सामने कमजोर थे और कई कस्बों और गांवों में घिर गए। उन्होंने खुद को बचाने के लिए हर जगह बैरिकेड्स बनाए, दिन रात उनकी रक्षा की और हाथों में असॉल्ट राइफलें थाम लीं। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन फैलता गया, जब तक कि 2014 में बहुप्रतीक्षित बदलाव नहीं आया। जनवरी में मिलिशिया ने पाराक्वारो और नोएवा इटालिया जैसे मुख्य शहरों में धावा बोला और फरवरी में अपात जिंगान में भी। कई मायनों में मिलिशिया अपनी सफलता के लिए खुद टेम्पलरों को ही श्रेय दे सकती है, जिन्होंने अपने समुदायों को डर में रखा। जितना ज्यादा उन्होंने दबाव लगाया, उतना ज्यादा उन्होंने लोगों को मारा और लूटा। उतना ही ज्यादा लोग हथियार उठाकर उनका विरोध करने लगे। दिलचस्प बात यह है कि 1995 से ही मैक्सिको में ऐसे कई समूह उभरे थे जो अपराध के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन कोई भी इस स्तर की सफलता नहीं पा सका। मिचोकान के तिएर्रा कैलिएंते में जो आत्मरक्षा बल खड़े हुए, वे जल्दी ही अपने पूर्ववर्तियों से बड़े और बेहतर हथियारों से लैस हो गए। इसकी एक वजह बेहतर संसाधनों, हथियारों, वाहनों और संचार उपकरणों तक पहुंच थी, लेकिन असली वजह कुछ और थी।
मेक्सिको के सबसे शक्तिशाली कार्टेल्स में से एक से टकराने के लिए इन लोगों को एक संगठित लड़ाकू तैयार बल बनना ही पड़ा। पुराने मिलिशिया छोटे अपराधी गिरोहों से लड़ते थे, लेकिन मिचोकान की आत्मरक्षा सेनाओं को शुरू से ही नाइट्स टेम्पलर जैसे एक सुनियोजित हिंसक संगठन से सीधा सामना करना पड़ा। अगर वे एकजुट नहीं होते और प्रभावशाली हथियार नहीं उठाते, तो वे मिटा दिए जाते। आत्मरक्षा सेनाओं की मजबूरी और सरकार की प्रतिक्रिया इस संघर्ष में उनकी एक और मजबूरी थी। ये लड़ाके आसानी से हथियार नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इसका मतलब होता निश्चित मौत। अब गलत मत समझिए, उनमें से ज्यादातर युद्ध के इच्छुक नहीं थे। दरअसल वे अपने पुराने जीवन में लौटना चाहते थे, क्योंकि वे अब भी किसान, चरवाहे, पशुपालक थे। उन्हें जमीन की देखभाल करनी थी। लेकिन जब तक नाइट्स टेम्पलर का अस्तित्व था, सामान्य जीवन में लौटना केवल एक सपना बना रहा। यही कारण था कि जब सरकार ने उनसे हथियार डालने को कहा, तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। तिएर्रा कैलिएंते के विद्रोही अच्छी तरह समझते थे कि यदि सरकार से कोई ठोस और स्थायी सुरक्षा नहीं मिली, तो हथियार छोड़ने का मतलब होगा कार्टेल के सामने आत्मसमर्पण करना। और कार्टेल उन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शते जो उनके खिलाफ खड़े हुए हों। इसलिए मिलिशिया लड़ती रही और वर्षों तक सरकार ने इस क्षेत्र में मुश्किल से कोई हस्तक्षेप किया। केवल जनवरी 2014 में सेना, नौसेना और फेडरल पुलिस ने असली कार्रवाई शुरू की। शुरुआत में आत्मरक्षा समूहों को निरस्त्र करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जाहिर कारणों से जल्दी ही यह योजना बदल दी गई। फिर एक नया विकल्प सामने आया। अधिकारी और आत्मरक्षा सेनाएं एक साथ मिलकर काम करें। हजारों सैनिक और पुलिसकर्मी मिचोकान भेजे गए ताकि नाइट्स टेम्पलर पर ताजा हमला किया जा सके, और इसमें मिलिशिया ने भी साथ दिया। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक प्रमुख नेता डायोनिसियो लोया प्लानकार्टे उर्फ द अंकल भी शामिल था। उसे एक घर में अलमारी के भीतर छिपे हुए पाया गया। आत्मरक्षा समूहों की मान्यता और उसका अंधेरा पक्ष सच कहें तो सहयोग तो आधिकारिक समझौते से पहले ही शुरू हो चुका था, क्योंकि सैनिक और पुलिसकर्मी अक्सर आत्मरक्षा समूहों की कार्रवाइयों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। कभी कभी तो वे उन्हें हथियार भी सौंप देते थे। निरस्त्रीकरण अगर हुआ भी, तो वह बहुत ही कमजोर और आधे अधूरे तरीके से हुआ। इसलिए इन आत्मरक्षा इकाइयों को कानूनी दर्जा देना केवल समय की बात थी। एक समझौता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के साथ साइन किया गया। लड़ाके रूरल डिफेंस कॉर्प्स में शामिल हो सकते थे, जो पहले से ही सेना के नियंत्रण में था। यह संरचना देश में पहले से मौजूद थी, एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में, जो दूर दराज क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए थी। लेकिन ऐसा लगता है कि यह 2014 से पहले बहुत प्रभावी नहीं रही थी। नए नियमों के तहत आत्मरक्षा समूहों को अपने सदस्यों की सूची रक्षा मंत्रालय को सौंपनी पड़ी। उन्हें अपने हथियार रखने की अनुमति थी, लेकिन केवल तभी जब वे आधिकारिक रूप से पंजीकृत हों। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि ये समूह अस्थायी होंगे और सेना की निगरानी में काम करेंगे। कुछ आत्मरक्षा सेनानियों को स्थानीय पुलिस बलों में शामिल होने का मौका भी मिला। कई लोगों के लिए यह एक चौंकाने वाली बात थी। जो लोग कल तक मवेशियों को हाँक रहे थे या फसल उगा रहे थे, वे अब वर्दी में थे। कोई करियर बनाने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि हालात ने मजबूर किया। इस फैसले ने क्षेत्र में कुछ हद तक व्यवस्था लौटाने में मदद की। वह करते रहे जो वे पहले से कर रहे थे। कार्टेल की संरचना की जानकारी सेना को देते, नाम, पते, रास्ते। लेकिन अफसोस, उनके भीतर भी विश्वासघात हुआ। कुछ लड़ाके अपनी मूल सोच से भटक गए। आत्मरक्षा आंदोलन के कुछ हिस्सों ने गुप्त रूप से दूसरे कार्टेलों से हाथ मिला लिया। बंदूकें, सुरक्षा और ताकत के बदले वफादारी का सौदा। आत्मरक्षा आंदोलन में गिरावट और कार्टेल का नया चेहरा, यह बात उन लोगों को भी चिंता में डालने लगी जो अब भी प्रतिरोध की असली सोच के प्रति वफादार थे। बार बार ऐसी खबरें आने लगीं कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग आत्मरक्षा बलों में शामिल हो चुके हैं, और कुछ को पुलिस ने हत्या, अपहरण और अन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार भी किया। इससे स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठने लगे कि यह आंदोलन अब भी अपने सदस्यों पर नियंत्रण रख पा रहा है या नहीं। क्या यह व्यवस्था की उम्मीद बना रह सकता है, या अब खुद एक नया खतरा बन रहा है?
चिंता और तब बढ़ी जब अधिकारियों ने खुद सामने आकर बयान दिया। मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल जीसस मुरिलो काराम ने खुलासा किया कि आत्मरक्षा समूहों के बहुत से हथियार जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल सीजेएनजी से मिले थे, वही कार्टेल जो नाइट्स टेम्पलर का प्रतिद्वंद्वी था। इससे उन अफवाहों को और बल मिला कि आत्मरक्षा सेनाओं के कुछ सदस्य संगठित अपराध के साथ जुड़े हो सकते हैं। हालांकि पूरा आंदोलन किसी एक कार्टेल के नियंत्रण में नहीं था, लेकिन कुछ लड़ाके उनकी तनख्वाह पर जरूर हो सकते थे। जो भी हो, जब सेना, पुलिस और आत्मरक्षा बलों ने मिलकर गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो नाइट्स टेम्पलर को जबरदस्त झटका लगा। इलाका, संसाधन, प्रभाव सब पर वार हुआ। लेकिन जब तक उनका सरगना जिंदा था, तब तक उनका दोबारा उभरना संभव था। मैं उसका नाम पहले ही ले चुका हूं, नाज़ारियो मोरेनो, उर्फ सबसे पागल इंसान। वह वास्तव में ला फैमिलिया कार्टेल का सह संस्थापक था, लेकिन बाद में इसका ही धार्मिक रूप से प्रेरित शाखा नाइट्स टेम्पलर का आध्यात्मिक नेता बन गया। वह मेक्सिको के सबसे वांछित अपराधियों में से एक था और एक असली गैंगस्टर की तरह एक बार मर चुका था। उसकी झूठी मौत 2010 में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में दिखाई गई थी और उसी के बाद मोरेनो को संत की तरह पूजना शुरू कर दिया गया। उसकी तस्वीरें मध्यकालीन लिबास और लाल क्रॉस के साथ पेंट की गईं। नाइट्स टेम्पलर का अंत और सच्चाई की कड़वी तस्वीर असलियत में वह गैंगस्टर जिंदा था और परछाइयों में रहकर अपने टेम्पलरों की कमान संभाल रहा था। लेकिन 9 मार्च 2014 को टुम्बासियो, मिचोकान में उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई। यह स्पष्ट नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी में आत्मरक्षा सेनाएं शामिल थीं या यह केवल सेना और नौसेना की कार्रवाई थी, लेकिन मोरेनो ने गिरफ्तारी के समय जबरदस्त मुकाबला किया। वह मुठभेड़ में मारा गया, इस बार सच में और हमेशा के लिए। नाइट्स टेम्पलर का पतन मेक्सिको की आपराधिक दुनिया को हिला देने वाला था और उनके गैंगस्टर पड़ोसी राज्यों की ओर भाग गए। इस बिंदु तक मिचोकान के कई शहरों से आत्मरक्षा समूहों और सरकारी बलों के सहयोग से कार्टेल को खदेड़ दिया गया था। कुछ टेम्पलर नेताओं को गोलीबारी में मार गिराया गया, तो कुछ जेल भेज दिए गए। हालांकि ऐसा व्यापक रूप से माना जाता है कि टेम्पलर का एक बड़ा हिस्सा या तो अन्य अपराधी गिरोहों में शामिल हो गया या फिर आत्मरक्षा सेनाओं में घुस गया। लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। नाइट्स टेम्पलर कार्टेल आधिकारिक रूप से सितंबर 2017 में खत्म हो गया। इसके अंतिम पतन में अन्य कार्टेलों का भी हाथ था, लेकिन शायद वे यह काम आत्मरक्षा सेनाओं के बिना नहीं कर पाते। जो कुछ हुआ वह लोगों को प्रेरणा और उम्मीद देने वाला माना गया कि डर के साए में राज करने वाले कार्टेलों को हराया जा सकता है। बस लोगों को डर छोड़कर हथियार उठाने होंगे। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। नाइट्स टेम्पलर कार्टेल वाकई खत्म हो गया था, लेकिन संगठित अपराध की समस्या यह है कि जब एक गिरोह मिटता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है। टेम्पलरों को हटाने से जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल सीजेएनजी को मिचोकान के विरल जनसंख्या वाले तटीय इलाके में घुसने का रास्ता मिल गया, जो 2 बड़े बंदरगाहों के बीच स्थित है। यह किसी भी प्रकार की अवैध तस्करी के लिए एकदम उपयुक्त स्थान है और अब सीजेएनजी टेम्पलरों के व्यापार को संभाल रही है। अवैध पदार्थ, खनिज, वही सब। अब आप पूछ सकते हैं, आत्मरक्षा समूहों का क्या हुआ? जब यह स्पष्ट हुआ कि कई मिलिशिया सदस्य अपराधियों द्वारा भर्ती किए जा चुके हैं, तो इन समूहों की छवि खराब हो गई। कुछ इकाइयां खुद आपराधिक संगठनों में तब्दील हो गईं, जो आज भी सक्रिय हैं, और जैसा कि मैंने कहा, कुछ में पूर्व टेम्पलर तक शामिल हो गए। हमारा पूरा आत्मरक्षा आंदोलन व्यर्थ था। सच में, हम पहले से भी बुरे हाल में हैं। ये शब्द हैं ग्वाडालुपे मोरा के, जो हिपोलिटो मोरा का भाई है। हिपोलिटो मोरा वह नेता था जिसने 2013 में ला रुआना कस्बे में आत्मरक्षा सेनाओं की शुरुआत की थी। वही पहला कस्बा जिसने नाइट्स टेम्पलर के खिलाफ हथियार उठाए थे। इस बीच प्रतिरोध समूह अब भी सक्रिय हैं, कुछ सफल, कुछ नहीं। कुछ नेता, जिनमें एपीलो भी शामिल हैं, मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या वे संगठित अपराध से नागरिकों की रक्षा करने में सफल हुए? एल कोलिजियो डी ला फ्रॉन्टेरा नॉर्ते में सांस्कृतिक अध्ययन के शोधकर्ता डॉ. जीसस पेरेज कबायरो के अनुसार इसका उत्तर अस्पष्ट है।
कुछ समुदायों में हालात बदतर हो चुके हैं, खासकर हाल के वर्षों में, और वहां गैंग्स के खिलाफ पूरी तरह से युद्ध जैसा माहौल है। लेकिन कुछ में हालात शांत हैं और अपराध दर में गिरावट आई है। जहां तक सरकार का रुख है, वह पहले जैसा ही लगता है। जब तक आत्मरक्षा सेनाएं बुनियादी व्यवस्था बनाए रखती हैं, सरकार उन्हें सहन करती है।